प्यारे बच्चों, ये जो लेक्चर है अपना, इसमें पढ़ाऊँगा मैं आपको किसके बारे में, यूनिट एंड मेज़रमेंट के बारे में। तो आप सभी हेडिंग डालिएगा, यूनिट एंड मेज़रमेंट। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, खूब क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में भी और काम में भी बहुत ज़्यादा काम आता है टॉपिक ये, इसलिए काफ़ी अच्छे से समझना है इसको आप। ठीक है, अपन भी इसको काफ़ी अच्छे लेके चलेंगे। तो हेडिंग डालें यूनिट एंड मेज़रमेंट। हाँ भाई, समझिए ध्यान से। यूनिट एंड मेज़रमेंट में बेटा सबसे जो फर्स्ट बात आती है वो आती है किसके बारे में, फिज़िकल क्वांटिटी के बारे में, कि भाई ये फिज़िकल क्वांटिटी आखिर होती क्या है। तो देखो, इसको हम दो तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि ऐसी क्वांटिटी जो फिज़िकल फिनोमिना को एक्सप्लेन करती है, तो हम लिख देंगे दोज क्वांटिटी विच आर यूज्ड टू एक्सप्लेन फिज़िकल फिनोमिना। तो ऐसी क्वांटिटी जो फिज़िकल फिनोमिना को एक्सप्लेन करने का काम करती है उसे बेटा फिज़िकल क्वांटिटी कहा जाता है। कई बार इसको हम इस तरह से भी डिफ़ाइन करते हैं कि ऐसी क्वांटिटी जो मेज़र कर सकते हैं, जिसका मेज़रमेंट कर सकते हैं, वो फिज़िकल क्वांटिटी होती है। और कई बार इसको इस तरह से भी डिफ़ाइन करते हैं कि ऐसी क्वांटिटी जो फिज़िक्स को समझाती है उसे फिज़िकल क्वांटिटी कहा जाता है। ठीक, जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं अपन इसके। टाइम जो है वो एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, डिस्टेंस जो है वो एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। ठीक, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एनर्जी, फोर्स, ये सब क्या होते हैं, फिज़िकल क्वांटिटी के एग्जांपल हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है बेटा कि ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी फिज़िकल क्वांटिटी टू टाइप्स की होती हैं। तो डिपेंडेंसी के बेस पर हम क्या करते हैं, फिज़िकल क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं। तो हमको पता लगता है कि डिपेंडेंसी के बेस पर फिज़िकल क्वांटिटी दो तरह की होती हैं। एक तो होती हैं ऐसी क्वांटिटी जो अदर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, और एक होती हैं जो डिपेंड करती हैं। तो जो डिपेंड नहीं करती उन्हें कहा जाता है बेटा फंडामेंटल क्वांटिटी। तो एक तो होती है फंडामेंटल क्वांटिटी और एक होती है बेटा डेराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, एक बार वापस बोल के बता देता हूँ, ध्यान समझ लेना। फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती हैं, ऐसी क्वांटिटी जो फिज़िकल फिनोमिना को एक्सप्लेन करने में हेल्प करती हैं, उन क्वांटिटी को फिज़िकल क्वांटिटी कहा जाता है। फिज़िकल क्वांटिटी डिपेंडेंसी के बेस पर टू टाइप्स की होती हैं, एक फंडामेंटल क्वांटिटी और एक डेराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो किसी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है, जबकि बेटा डेराइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो किसी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे अपन एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले नंबर फर्स्ट हेडिंग डालेंगे आप, फंडामेंटल क्वांटिटी। फर्स्ट हेडिंग डालो बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो मैंने क्या बताया आपको कि ऐसी क्वांटिटी जो किसी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है उसे क्या कहा जाता है, फंडामेंटल क्वांटिटी कहा जाता है। तो हम लिख देंगे दीज क्वांटिटीज डू नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज़। तो ये क्वांटिटी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, इसलिए इन्हें कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। ये कितनी होती है बेटा, दीज आर 7। दीज आर 7। तो 7 क्वांटिटी जो हैं फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं। ठीक है, समझिए ध्यान से कौन कौन सी 7 क्वांटिटी हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपको उन सबके नाम बता देता हूँ। एक क्वांटिटी होती है बेटा मास, ठीक है, फिर होती है लेंथ, फिर है टाइम,
फिर है टेम्परेचर, टेम्परेचर के बाद आता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के बाद आता है अपने पास ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी के बाद आता है अमाउंट ऑफ मैटर। तो आप चाहे काउंट कर लीजिए, ये 7 क्वांटिटीज़ हो गई। मास, लेंथ, देखो कौन कौन सी हैं, काउंट कर देता हूँ। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ मैटर। ये एक ही है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ठीक है। ये इस तरह से लिखी है मैंने, पहले मैंने लिखी है 1 वर्ड वाली, जैसे मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ये 1 वर्ड वाली हो गई। इलेक्ट्रिक करंट और ल्यूमिनस इंटेंसिटी 2 वर्ड की हो गई, ठीक है। और अमाउंट ऑफ मैटर 3 वर्ड की हो गई। अब इनमें से देखो केवल ल्यूमिनियस इंटेंसिटी ऐसी क्वांटिटी होती है बेटा जो कि आपने पढ़ी हुई नहीं होती है, बाकी सब क्वांटिटी के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज आपको होती है। कैसे नॉलेज है आपको, मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान समझना आप। लेकिन बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यूनिट और डायमेंशन फार्मूला इनके बारे में एक छोटी मोटी बात बताऊंगा बेटा, कि जैसे कि भी एक तो यूनिट क्या होती है और एक भी डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, इसको मैं बहुत ही कम शब्दों में आपको इजीली एक्सप्लेन करता हूँ। हमने बताया आपको डिपेंडेंसी, ठीक है, कि कुछ क्वांटिटी एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं और कुछ क्वांटिटी भी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। तो ये जो डिपेंडेंसी है कि कोई क्वांटिटी किस तरह से किसी क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, इस डिपेंडेंसी को बताने के लिए जो फॉर्मूला बनाया गया है कि किस तरह से डिपेंड करती हैं, उन फॉर्मूले को कहा जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। कि ऐसा फॉर्मूला जो ये बताता है कि कोई क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पर किस तरह डिपेंड करती है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमको जो फॉर्मूला प्रोवाइड करता है, उस फॉर्मूले को डायमेंशनल फॉर्मूला कहा जाता है। और किसी भी क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए क्या काम में लेते हैं, यूनिट काम में लेते हैं, ठीक है। ये मैंने बहुत ही कम वर्ड में बताया है, आगे डिटेल में अपन इसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। अब समझिए बेटा नेक्स्ट बात इसमें बेटा ये आती है कि हमें इन सभी क्वांटिटीज़ के बारे में ये पता होना चाहिए कि इन सब की यूनिट क्या है और डायमेंशन फॉर्मूला क्या है। देखो ध्यान समझना, जैसे सबसे पहले अपने पास क्वांटिटी थी मास, सेकंड नंबर पे क्वांटिटी थी बेटा लेंथ, थर्ड नंबर पे क्वांटिटी थी टाइम, फोर्थ नंबर पे था टेम्परेचर, 5 नंबर पे था इलेक्ट्रिक करंट, 6 नंबर पे था ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, और बेटा 7 नंबर पे था अमाउंट ऑफ मैटर, ठीक है। अब आप समझिए नेक्स्ट बात कि हमें इन सभी क्वांटिटी की यूनिट के बारे में पता होना चाहिए। अब मैं बेटा जो ब्लैक पेन से लिखूँगा वो इन सब की यूनिट है, ठीक है। जैसे मास, तो मास की यूनिट होती है बेटा किलोग्राम, लेंथ की होती है मीटर, टाइम की होती है एस मीन्स सेकेंड, टेम्परेचर की होती है बेटा मेन यूनिट होती है केल्विन, के फॉर केल्विन, करंट की होती है बेटा ए फॉर एम्पियर, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी इसके बारे में आपको नहीं पता, बता दूंगा थोड़ा बहुत मैं। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की यूनिट होती है बेटा सी डी का मतलब होता है कैंडेला। क्या मतलब होता है सी डी का मतलब बेटा, लिख देता हूँ एक बार, आप लिख लेना, फिर जगह नहीं है मिटाऊंगा इसको मैं। सी डी मतलब होता है कैंडेला, ठीक है। और अमाउंट ऑफ मैटर का मतलब होता है बेटा मोल, ठीक है। तो आपको इस तरह से इन सब के यूनिट्स के बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखो ये जो किलोग्राम है इसके बारे में आप जानते हो, ठीक है भाई। मास के बारे मीटर के बारे में आपको पता है कि डिस्टेंस को लेंथ को मीटर में मेज़र करते हैं। सेकंड आपने सुना है, केल्विन आपने सुना है, एम्पियर भी क्लास 10th में आप पढ़ते हैं।
ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये आपने नहीं सुना। कैंडेला और मोल के बारे में केमिस्ट्री में आप स्टडी करते हैं। तो अब बेटा यहाँ पे बात आती है कि सर ये कैंडेला क्या है। तो कैंडेला के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। बाकी बेटा ना तो आपके ये कहीं 11th में आना काम में, ना बेटा ज़्यादा 12th में, कहीं भी 12th में भी काम आता ही नहीं है बिल्कुल भी, ये आगे की पढ़ाई में आता है ये, ठीक है। जैसे बेटा मान लो ये कोई सरफेस है, इस सरफेस पर लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो यूनिट एरिया 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर जो लाइट इंसिडेंट होती है ना बेटा, उस लाइट को कहा जाता है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये सारी बात आपको ध्यान रखनी है। अब बेटा जो मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ ना, वो है बेटा इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो ध्यान रखना डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिट्स निकालना तो थोड़ा आसान होता है, मेन मेहनत डायमेंशनल फॉर्मूला में लगती है। तो बेटा मास का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m, ठीक है। लेंथ का होता है बेटा l, टाइम का होता है बेटा t। तो सबसे इंपॉर्टेंट आ गए MLT, मास का m, लेंथ का l, टाइम का t, ये याद होना बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है। कैल्विन का डायमेंशन फॉर्मूला बेटा या तो K होता है और या कई बार थीटा भी काम में ले लेते हैं। एम्पियर का बेटा A ही होता है। कैंडेला का बेटा CD ही डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, और मोल का भी MOL डायमेंशनल फॉर्मूला काम में लेते हैं। तो ध्यान रखना ब्लू पेन से लिखी हुई 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, ये सभी क्वांटिटीज़ के नाम पता होना चाहिए। ब्लैक पेन से लिखी हुई है जो इन सब की यूनिट है, यूनिट भी याद करना बहुत ज़रूरी है। और डायमेंशनल फॉर्मूला आपके लिए नई चीज़ है, क्योंकि ये डायमेंशनल फॉर्मूला जब आपको आएंगे तभी आप जो है आगे की क्वांटिटीज़ के डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो बहुत इजी है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है MLT, मास का M, लेंथ का L, और टाइम का T, टेम्परेचर का होता है K, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे सबसे पहले मैं आपको डेराइव्ड क्वांटिटी डिफाइन करता हूँ, इसको नोट कर लिया था बच्चों ने, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब समझते हैं बच्चों कि सर ये डेराइव्ड क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। ध्यान समझिए, भी हेडिंग डालता हूं मैं, डेराइव्ड क्वांटिटी। तो ये डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होती हैं? डेराइव्ड क्वांटिटी को बेटा अपन इस तरह डिफाइन करेंगे कि भी ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो हम बोल देंगे दोज क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी, are called derived quantity। तो ऐसी क्वांटिटी जो बेटा फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है उसे क्या कहा जाता है? डेराइव्ड क्वांटिटी कहा जाता है, ठीक। डेराइव्ड क्वांटिटी कैसे बनती है बेटा? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को आपस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके, यानी उन्हीं पर कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा करके क्या बनती हैं? डेराइव्ड क्वांटिटी बनती हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, ध्यान समझिएगा बेटा। सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखना कि चाहे बेटा लेंथ हो, चाहे बेटा डिस्टेंस हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे हाइट हो, चाहे मतलब डेप्थ हो, जिसकी यूनिट दुनिया में मीटर होती है वो सभी फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं, ठीक है। और जैसे मैंने लेंथ को 2 बार मल्टीप्लाई किया, लेंथ ब्रेथ मीटर इंटू मीटर, तो जो मिला वो मिला एरिया। तो ये जो एरिया है ना बेटा, ये कैसी क्वांटिटी है? डेराइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि देखो लेंथ को 2 बार मल्टीप्लाई करने पर मिला, ठीक है। तो इस तरह ध्यान रखना कि डेराइव्ड क्वांटिटी कैसे बनती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी पर कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड लगाकर ही डेराइव्ड क्वांटिटी बनती हैं, ठीक है। अब बेटा अपन मेन कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि हेडिंग डालेंगे हम
डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में कि भी डायमेंशनल फॉर्मूला किसे कहते हैं। हेडिंग डालो, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये क्या होता है भी, तो डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में बताएंगे भी। तो ये बताता है कि कोई क्वांटिटी किस तरह से फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, क्योंकि भी फंडामेंटल क्वांटिटी तो किसी पर भी डिपेंड करती नहीं है ना, ठीक है। तो ये बताएगा, लिख देंगे हम, इट टेल्स अबाउट डिपेंडेंसी ऑफ ए क्वांटिटी ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ये किसी क्वांटिटी की फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंडेंसी को बताता है। और ध्यान रखना इम्पोर्टेंट बात, डायमेंशनल फॉर्मूला को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। ये बात भी लिख लेना, मैंने लिख दिया, इस तरह से नोट कर लो, ठीक है। अब समझिए जनरल इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है। इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है इस तरह से कि जैसे किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला जब लिखते हैं, तो मैं आपको लिख देता हूँ जैसे कि डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। क्योंकि जनरली m l t आती हैं, एक्स्ट्रा कुछ आएगा तो वो भी लिख देते हैं, ठीक है। तो m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c, ये होता है डायमेंशनल फॉर्मूला का जनरल रिप्रेजेंटेशन। जहाँ a, b और c इन्हें कहा जाता है बेटा, जो ये ए बी और सी आती है ना, इन्हें सबको कहते हैं अपन डायमेंशियंस। क्या बोलते हैं इन सबको? डायमेंशियंस, ठीक है। नोट कर, डाउन करो ये वाली बात। फिर सिखाता हूँ कुछ एग्जाम्पल्स के साथ डायमेंशियल फॉर्मूला निकालना, ठीक है। कर लिया, ध्यान दीजिए भी। अब जैसे नंबर फर्स्ट बात है कि चाहे बेटा लेंथ हो, मैंने बताई थोड़ी देर पहले बात, ठीक, चाहे डिस्टेंस हो, ध्यान सीखना भी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है, चाहे आपके पास भी हम कहें हाइट हो, ठीक, चाहे भी डेप्थ हो, ठीक। तो ये सभी, चाहे भी थिकनेस हो, ये भी ले लेता हूँ, चलो, ये सभी ऐसी क्वांटिटी होती हैं कि ये सभी सिमिलर हैं। तो इन सब की बेटा यूनिट जो होती है वो तो होती है मीटर, और इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला ध्यान रखना, ये होता है L1, ठीक है ना। क्या होता है? L1। तो पहली बात ध्यान रखना कि लेंथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, हाइट, डेप्थ और थिकनेस, ये सभी क्वांटिटी सिमिलर क्वांटिटी हैं। इन सभी की यूनिट मीटर होती है और इन सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? L1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात समझिए भी। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे ले रहा हूँ मैं किसके बारे में? वेलोसिटी के बारे में। कि जैसे मान लो आप निकाल रहे हैं वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, पहले सिंपल फॉर्मूला बताना चाहिए। वेलोसिटी इक्वल होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के, ठीक। तो जब आप वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे तो पहले लिखो डिस्प्लेसमेंट का, ये होता है L1, फिर लिखो टाइम का, ये होता है T1। तो वेलोसिटी का क्या बन जाएगा? L1 T - 1। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा L1 T - 1। साथ में अगर आप निकालते हैं स्पीड का तो वो भी बताऊंगा, लेकिन एक बात समझो आप ध्यान से।
जब आप डायमेंशियल फॉर्मूला चैप्टर पढ़ते हैं तो अधिकतर बच्चे गड़बड़ करते हैं, वो फॉर्मूला पर फोकस करते हैं कि भी सर ये स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम ये फॉर्मूला याद करने हैं क्या? नहीं। अगर आप सच में सीखना चाहते हैं ना बेटा, तो आप फॉर्मूला बिल्कुल उस पर ध्यान ही मत दीजिए। आप मान के चलिए कि आपको एक फॉर्मूला दिया जाएगा और उस फॉर्मूले की हेल्प से अब आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो आप अभी केवल डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने पर फोकस करें। ठीक, ये आपको सीखना है। ठीक है, समझिए ध्यान से। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि एक क्वांटिटी होती है स्पीड, और स्पीड का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है कि भी स्पीड इक्वल है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर आप स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं तो भी डिस्टेंस का होता है L1 मैंने बताया आपको, टाइम का होता है भी T1, तो ये इसको लिख देंगे आप L1। और देखो जब पावर ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, तो ये T1 जाएगा तो क्या बन जाएगा T-1, तो ये बन गया L1 T-1। ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भी, नेक्स्ट ले रहा हूं मैं कौन सा? एक्सेलरेशन का। ध्यान समझना भी, नेक्स्ट ले रहा हूं मैं एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है बेटा चेंज इन वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय टाइम। तो जब एक्सेलरेशन का निकालते हैं तो सबसे पहले पुट करते हैं बेटा वेलोसिटी का। वेलोसिटी का मैंने अभी आपको निकलवाया थोड़ी देर पहले, आप उसमें देखो ध्यान से, नोट्स बनाते चलना तभी समझ में आएगा। वेलोसिटी का क्या निकाला था बोलो? ये निकाला था भी आपने L1 T-1 डिवाइडेड बाय, नीचे किसका है? टाइम का, तो टाइम का कितना होता है T1। ठीक है, अब देखो L1 का तो L1, और ये एक T1 T-1 ऊपर पहले से है, ये T1 ऊपर चला जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव का T-1। तो जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो T-1 कितना हो जाएगा? T-2, यानी इसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना आ गया? L1 T-2। ठीक है, मैं इन सबको इरेज करके लिख देता हूँ साफ साफ, ताकि आप समझ पाओ कि भी एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? L1 T-2, दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। नोट कीजिए। ठीक, नेक्स्ट समझिएगा। नेक्स्ट जैसे अपन लेके चलते हैं बेटा किसका? फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। पहले देखो, फोर्स का सिंपल फॉर्मूला होता है F = ma। ठीक है, यहाँ m का मतलब होता है बेटा मास, a का मतलब होता है बेटा एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जैसे फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, ठीक, तो मास का कितना होता है? मास का होता है m1, मास का मास लिख दिया m1। एक्सेलरेशन का अभी निकाला था, उसी को देख के यहाँ पुट कर दो, कितना आया था? L1 T-2। तो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स, F = m1 L1 T-2। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट है बेटा लीनियर मोमेंटम। ठीक है, नेक्स्ट क्वांटिटी ले रहा हूं मैं लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को लिख रहा हूं बेटा मैं P से। मोमेंटम इक्वल होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम का जब निकालेंगे तो मास का हमने निकाला है, कितना होता है? m1। वेलोसिटी का निकाला है, बोलो कितना होता है? L1 T-1। तो बोलो लीनियर मोमेंटम का कितना हो गया? m1 L1 T-1। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं बेटा एनर्जी का। तो देखो एनर्जी के डायमेंशनल फॉर्मूला, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, ये हमेशा वर्क के इक्वल होते हैं, क्योंकि दोनों जूल जूल होती हैं इसलिए। और वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई विद डिस्प्लेसमेंट। F मीन्स फोर्स और x मीन्स डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का कितना होता है? m1 L1 T-2 हमने पढ़ा था। x डिस्प्लेसमेंट इसका कितना होगा? L1। सोल्व कर दीजिए। m1 का तो m1, L1 हो जाएगा L2,
और T-2। तो अधिकतर बच्चे तो डायरेक्ट ध्यान रखते हैं, काम आता रहता है ये। ध्यान रखना फोर्स का और फोर्स का और एक्स का दोनों का लिख दिया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का। तो अब हमारे पास जो ये वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला आया, ये क्या आता है बेटा, m1L2T-2। ठीक है, नेक्स्ट समझिएगा बेटा। नेक्स्ट देखो अपने पास आता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उसके लिए देखो फॉर्मूला बताया जाता है। फॉर्मूला ये बताया जाता है कि जैसे दो मास है, एक मास है m1, दूसरा मास है m2, ये दोनों अगर एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तो इनके बीच फोर्स लगता है F = G m1 m2 अपॉन r²। सब क्वेश्चन में दे रहा है फॉर्मूला, ध्यान रखना, सब क्वेश्चन में दे रहा है। तो F = G m1 m2 अपॉन r²। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा ये जो F होता है हेयर, ध्यान समझना, यहाँ F, तो F तो होता है ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं इसको। m1 m2 जो ये है दोनों हैं, ये दोनों होते हैं बेटा मास। ठीक है, r होता है बेटा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। और क्वेश्चन वाला पूछता है g के बारे में। इस g को कहा जाता है बेटा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं g को, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और हमसे इस g का डायमेंशनल फॉर्मूला ही पूछा जाता है। तो पहले आप ये क्वेश्चन नोट कीजिए, फिर आपको समझाता हूँ। डायग्राम ध्यान रखना, डायग्राम है, ठीक है ना, कि दो मास हैं m1 m2, r डिस्टेंस पर रखे हैं, फोर्स का फॉर्मूला दे रखा है और आपसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जा रहा है। तो देखिए इसको किस तरह सोल्व करते हैं, कर दूं इरेज। ठीक है, ध्यान दीजिए, हो सकता है ट्राई करो आप कर पाते हो। देखो ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम्स में बहुत आता है, कॉम्पिटिशन्स में भी। समझिए ध्यान से कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो हमको क्वेश्चन वाले ने फॉर्मूला दिया था F = G m1 m2 अपॉन r²। तो इस फॉर्मूले में, किसी भी फॉर्मूले में बेटा जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको निकालना है ना, आप उसको तो क्या करो, एक तरफ रख लो और बाकी सब क्वांटिटी दूसरी साइड रख लो। जैसे मुझे g का निकालना है तो मैंने g को रखा एक तरफ और बाकी सब बीच दूसरी साइड। f तो है ही भाई, r² नीचे है तो उधर जाएगा तो ऊपर चला गया, m1 m2 ऊपर है, उधर जाएंगे नीचे चले जाएंगे तो m1 m2। तो इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, g का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, तो g का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल होगा F, फोर्स का। हमने फोर्स का निकाल रखा है, वो पुट कर देंगे। तो देखो जैसे ऐसे जो निकाल रखे हैं ना, पुट कर रहे हैं बार, तो ये अपने आप मेन डायमेंशनल अपने आप याद हो जाता है अपने को, जो हम करते हैं ना थोड़ा बहुत याद हो जाएंगे, फोर्स का, डिस्टेंस का, नहीं तो अपने को निकालना सीख रहे हैं अपन। ठीक है, तो फोर्स का कितना था, m1 L1 T-2 फोर्स का था। अब r है डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस का होता है L1, लेकिन r² हो रहा है, तो r² मतलब दो बार, देखो x² का मतलब होता है बेटा दो बार x आना। ठीक, इसी तरह r² का मतलब होता है दो बार r आना, यानी L दो बार आएगा। और जब L दो बार आएगा तो बेस सेम होता है, पावर ऐड हो जाएगी। तो ये r² मतलब होता है L2। ठीक है ना, क्योंकि r² मतलब r दो बार आना, r और हर r का मतलब होगा L1 और L1 का मतलब देखो बताऊँ, देखो r² समझ गए ना, तो हो जाएगा L2 अपॉन m1 m2 मास है, तो वही बात है। तो एक m1 का m1 डायमेंशन फॉर्मूला, अगले का भी m1 और m1 बेस सेम तो पावर हो जाएगी ऐड, तो m2 हो जाएगा। ठीक है, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका g का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा, कितना आएगा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आपका आएगा बेटा देखो m-1, क्योंकि ये m2 ऊपर चला जाएगा, m2 ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा m-2, और m1 m-2 माइनस हो जाएंगे तो m-1 बनेगा, और ये L2 और L1 बनेगा L3 और T-2। यहाँ पे पावर का यूज़ करना आपको अच्छा आना चाहिए कि भी पावर जब कभी भी ऊपर से नीचे जाती है, नीचे से ऊपर जाती है, तो उसका साइन चेंज हो जाता है। ये सब बेसिक बातें 6th 7th क्लास 9th क्लास तक आपको पता होनी चाहिए, बाकी तो फिजिक्स तो बहुत ईजी है इसमें। ठीक है, तो g का हो गया m-1 L3 T-2। ठीक, नेक्स्ट देखिए अभी, नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लिखते हैं बेटा V और फॉर्मूला होता है वोल्टेज इक्वल्स टू W अपॉन Q। ये फॉर्मूला क्वेश्चन में गिवन है तो वैसे 10th में ही पढ़ाते हैं। तो वोल्टेज का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकलेगा, वर्क का हमने निकाल रखा है, कितना होता है वर्क का होता है M1 L2 T-2 डिवाइडेड बाय चार्ज का काम आएगा। देखो चार्ज का मैं आपको साइड में निकाल के बता देता हूँ कि भी बचपन में हम पढ़ते थे एक फॉर्मूला करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, ये पढ़ते थे हम, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। तो ध्यान रखना Q आएगा किसके इक्वल I, T Q होता है चार्ज, I करंट और T टाइम। तो Q का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, I का होता है एम्पियर यानी A1, T का होता है टाइम यानी कि T1। तो ध्यान रखना Q का डायमेंशन हो गया A1 T1, ठीक है। तो अब ये Q की वैल्यू पुट कर देंगे अपन इसमें, तो W को लिख दिया तो ये हो जाए A1 T1। सोल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, V का डायमेंशन फॉर्मूला कितना M1 L2 T-3 और A-1, इस तरह से, ठीक है बच्चों। देखो इसके बाद आता है नेक्स्ट जैसे एक आता है कि एक फॉर्मूला आता है बेटा कूलाम कांस्टेंट के ऊपर, ठीक, कि जैसे एक चार्ज है Q1, अगला चार्ज है भाई Q2, ठीक है, ये दोनों R डिस्टेंस पर रखे हैं, Q1 Q2, ये दोनों क्या हैं यहाँ पे, ये दोनों यहाँ पर हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसका डायमेंशन फॉर्मूला भी आपको सिखाया था, कितना आया था A1 T1 आया था, वो है ये, ठीक है। R जो है ये बेटा इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या है यहाँ पे R है, ठीक। अब इन दोनों के बीच फोर्स का फॉर्मूला क्वेश्चन वाले ने दे रखा है आपको, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ अब कि F जो है F आपको दे रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक, और K को कहा जाता है कूलाम कांस्टेंट, क्या बोलते हैं K को, कूलाम कांस्टेंट, कूलाम साइंटिस्ट का नाम था भी। तो K का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करना है। चलो मैं 2 मिनट रुकता हूँ, 10 सेकेंड, आप ट्राई करो, देखो कर पाते हो क्या, करो ट्राई बेटा इसमें। देखो मैं बताता हूँ आपको, समझिए ध्यान से। तो सबसे पहले इसमें हम लेके चलेंगे कौन सा फॉर्मूला अपना, ये वाला F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से निकालते हैं K, मैंने कहा था जिसका फॉर्मूला निकालना है डायमेंशन फॉर्मूला, वो एक तरफ बाकी सब दूसरी तरफ, तो K एक तरफ, बाकी सब क्या क्या बचा, F R स्क्वायर दूसरा चला जाएगा अपॉन Q1 इंटू Q2, ठीक है। अब समझिए तो K का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, F फोर्स का क्या होता है, फोर्स का होता है बेटा M1 L1 T-2, फिर वही R आ गया तो R का स्क्वायर, तो R का तो L होता है, स्क्वायर में हो जाएगा L2 ये, ठीक, अपॉन, ठीक, Q1 चार्ज है तो चार्ज A1 T1 दो बार आएंगे, दो चार्ज है तो हो जाएगा A2 T2। सोल्व करेंगे तो बेटा K का डायमेंशनल फॉर्मूला बोलो कितना मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा बेटा, देखो M1 तो आएगा ही आएगा, L2 और L1 हो जाएंगे L3, ठीक है, ये हो जाएगा T-4 और A-2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कूलाम कांस्टेंट, क्लियर है। नेक्स्ट समझिएगा, नेक्स्ट आता है बेटा एक क्वांटिटी आती है एप्सिलॉन नॉट, और इस क्वांटिटी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, और फॉर्मूला होता है K इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और K का मतलब है कूलाम कांस्टेंट, ठीक।
अब समझिए ध्यान से, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो काम में लिखते चलूँगा, ठीक है ना। अब सुनो, यहाँ पूछता है आपसे कि ये एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलता है एप्सिलॉन नॉट, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करो कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आता है, ठीक है। अब देखो भी कैसे निकालेंगे अपन, बहुत ईजी है। हमको फॉर्मूला दिया था k इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो जिसका निकालना है वो एक तरफ, मुझे निकालना है एप्सिलॉन नॉट का ये एक तरफ, बाकी सब उस तरफ, तो 1/4 पाई k, ठीक। अब सुनो, एप्सिलॉन नॉट जो है वो k के इनवर्स पर डिपेंड कर रहा है और 4 पाई कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला में बिल्कुल भी यूज नहीं होता है, तो यानी बिकॉज एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ रहा है k नीचे आ रहा है, मतलब ये दोनों एक दूसरे क्या हैं, इनवर्स हैं। तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला k का अभी आपने निकाला था ना, उसी का उल्टा कर दो, उसी का रेसिप्रोकल कर दो, तो क्या मिलेगा आपको, तो आपको एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला मिलेगा। जैसे वहाँ पे के में आया था m1, तो यहाँ हो जाएगा m-1, वहाँ आया था L3, तो उसका उल्टा कर रहा हूँ जस्ट, L-3, T4, A2, तो जो आया था उसको उल्टा कर दिया, तो ये जो मिला ना, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। बहुत अच्छे, करो फटाफट इसको, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। लास्ट एग्जांपल है डायमेंशन फॉर्मूला के ऊपर ये, फिर आगे की बात समझाऊंगा। जैसे एक फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू BIL, क्या होता है फॉर्मूला F इक्वल्स टू BIL, ठीक। F का मतलब है मैग्नेटिक फोर्स, क्या है F का मतलब, मैग्नेटिक फोर्स। फोर्स तो फोर्स होता है चाहे कोई सा भी हो, ठीक है, सबका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, रखना। बी का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, क्या है बी का मतलब बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। आई का मतलब है बेटा इलेक्ट्रिक करंट, क्या है आई का मतलब, इलेक्ट्रिक करंट। एल का मतलब है लेंथ, ठीक है। अब सुनिए नेक्स्ट बात, हमसे आपसे पूछेगा कि बी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए, ठीक है। नोट करो और ट्राई करके देखो निकाल पाते हो क्या। मैं रुक रहा हूँ 10 सेकेंड, जितना टाइम लगे तो आप वीडियो पॉज करो और ट्राई करो, फिर मैं कराऊंगा, करो। देखो मैं कराऊंगा, आप ध्यान दो। फॉर्मूला दिया था अपने को F इज इक्वल्स टू BIL, ठीक है। तो जिसका निकालना है वो एक तरफ, B का निकालना है B एक तरफ, और F/IL, ठीक है। तो B का डायमेंशन निकालना है, तो पहले पुट करो F का। F का कितना होता है, F का होता है M1 L1 T-2 अपॉन करंट। I कितना होता है बेटा, करंट फंडामेंटल क्वांटिटी, इसका होता है एम्पियर, ध्यान रखना, करंट का होता है एम्पियर A1, चार्ज का होता है A1 T1, और लेंथ L का हो जाएगा L1। सोल्व कर देंगे तो B का डायमेंशन कितना आएगा बोलो, ये आएगा M1 L1 से L1 कट जाएगा, T-2 A-1, दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। करो फटाफट। नेक्स्ट, सबसे लास्ट डायमेंशन फॉर्मूला, एक क्वांटिटी होती है बेटा, एक फॉर्मूला दे रखा है आपको क्वेश्चन में कि C इज इक्वल्स टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। हेयर C इज स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, ठीक है। और म्यू नॉट, इसको बोलते हैं म्यू नॉट, दिस इज परमिएबिलिटी, ठीक है। अब समझिए बेटा, हमको निकालना है इसमें कैलकुलेट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, ठीक। करो दिखा, चलो देखो ध्यान तो मैं करा रहा हूँ, वीडियो रोक के करो भी, ज़्यादा नहीं रुकेंगे, ठीक है। देखो आप करो इसको, मैं करा रहा हूँ आगे, देखो
बी हमको फॉर्मूला क्या दिया, आंसर समझना, हमको फॉर्मूला दिया C इक्वल्स टू रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट C के इक्वल है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला C के इक्वल होगा। C थी स्पीड वेलोसिटी, इसका हो जाएगा L1t-1 जो हमने पढ़ा है, यही अपना हो जाएगा आंसर L1t-1। कर लो फटाफट, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ठीक, करो फटाफट, हो गया। हाँ अभी ध्यान दीजिए, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप, नेक्स्ट हेडिंग आती है बेटा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल। जो पढ़ाया इतना ही पढ़ लेना, डायमेंशन जितने कराया मैंने, ठीक है ना, इससे आगे नहीं आएगा एग्जाम में कभी भी फॉर्मूला। ठीक, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, कि डायमेंशन फॉर्मूला की क्या क्या एप्लीकेशन है, कि अगर हम डायमेंशन फॉर्मूला निकालना सीख लें तो अब क्वेश्चन किस किस तरह से बनता है उसकी बात करते हैं। ठीक है, देखो ध्यान समझो भी। अब इसमें सबसे पहले नंबर फर्स्ट एप्लीकेशन लेता हूं मैं, किसके बारे में, फर्स्ट एप्लीकेशन है टू फाइंड डायमेंशनल, टू फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए गिवन कांस्टेंट क्वांटिटी, गिवन कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा, एक काम करता हूँ इसको यहीं छोड़ता हूँ, ये एप्लीकेशन पढ़ाऊँगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी आपको जितना पढ़ा है इतना ढंग से सीखना, इसकी प्रैक्टिस करना, जो पढ़ा है ढंग से पढ़ लेना, कोई डाउट तो पूछ लेना, बाकी पढ़ाऊँगा नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो देखने के लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय।